वो औरत दोनों हाथों से लोहे की ग्रिल को जोर जोर से खींच रही थी, इतनी जोर से जैसे उखाड़ फेंकेगी। ये लोहे की विंडो आहिस्ता आहिस्ता तपिश से गर्म होना शुरू हो गई थी, मगर फिर भी वो उसे तोड़ना चाहती थी, क्योंकि पीछे से दौड़ती हुई आग उसके करीब पहुंच चुकी थी। हालांकि चंद गज के फासले पर दूसरी इमारत की खिड़की से लोग उसे देख तो रहे थे, मगर वो खिड़की तोड़कर उसे निकाल नहीं सकते थे। वो चीखती रही, लोग देखते रहे। आहिस्ता आहिस्ता आग के एक गोले ने उसका पूरा जिस्म लपेट लिया। अब भी ग्रिल को उसके हाथ ने मजबूती से पकड़ा हुआ था, मगर सिर्फ जला हुआ बेजान हाथ बाकी था। जिस्म राख होकर जुदा हो गया था। ये खौफनाक मंजर भी हमारे कराची ने देखा है। किसी की माँ, किसी का बाप और किसी का बेटा इसी तरह जिंदा जल गए। मगर ये मंजर गुल प्लाजा का नहीं, ये एक बदकिस्मत फैक्ट्री थी। गरीब को रोजी जहां से मिलती थी, मगर उस रोज सब खत्म हो गया। सिर्फ ये एक औरत नहीं, बल्कि 260 गरीब कराची वाले इसी फैक्ट्री में जिंदा जलकर राख हो गए। ये थी बल्दिया टाउन की फैक्ट्री, जिसे आज कराची वाले सानेहा बल्दिया टाउन कहकर रो पड़ते हैं। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने बहुत से लोगों को सानेहा बल्दिया टाउन की याद दिला दी। इसलिए नहीं कि लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि गुल प्लाजा में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है। हाँ, दोनों सानेहात एक जैसे इसलिए जरूर हैं क्योंकि इदारों की गफलत आज से 12 साल पहले भी वही थी जो आज है। मैं आपको सानेहा बल्दिया टाउन की कहानी सुनाता हूँ और आप जज कीजिएगा क्या इन 12 सालों में कुछ बदला है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहेगी, आपको लगेगा मैं सानेहा गुल प्लाजा की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कराची वाले अपने हिस्से की नई गलतियां नहीं करते, हम पुरानी गलतियां दोहराते जाते हैं। सियासत में एक ही को आजमाते जाते हैं, गलत तरीकों को बार बार रिपीट करते जाते हैं। सीखते नहीं कुछ नया, जानकर भी गलत रास्ता वहीं से आते जाते हैं। तो देखिए जरा, आज से 14 साल पहले भी क्या हमने वही सब किया था जो आज गुल प्लाजा में किया। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। बल्दिया टाउन इशू, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। 12 सितंबर 2012 सिविल अस्पताल के सर्दखाने में मजीद लाशें रखने की गुंजाइश नहीं है। बाहर भी 1 दर्जन से जायद लाशें रखी हैं। सर्दखाने के अंदर और बाहर लोग एक एक करके लाश से कपड़ा इस उम्मीद से हटा रहे हैं कि हाँ, ये मुर्दा उनका प्यारा नहीं होगा। शायद उनका प्यारा किसी अस्पताल में जख्मी हो या कहीं और जिंदा सलामत हो। ये औरत भी यही सोच रही थी कि उसका बेटा एजाज उन मुर्दों में शामिल नहीं होगा। इतने में तेज हवा से एक लाश के चेहरे से कपड़ा उड़ता है। जिस्म जल गया था, मगर चेहरा इस काबिल था कि पहचान लिया जाए। औरत की नजर जैसे ही अपने लख्ते जिगर पर पड़ी, उसका तो दिल ही फट गया। 18 साल का एजाज, घर का इकलौता कमाने वाला, घर से निकलते हुए माँ को ये उम्मीद दिलाकर गया था कि परेशान न होना, आज तनख्वाह मिल जाएगी। मगर माँ को उसकी लाश मिली। सिर्फ एजाज ही नहीं, 260 कराची वाले इस फैक्ट्री में जिंदा जलाए गए थे। इस फैक्ट्री का नाम था अली इंटरप्राइजेज डेनिम फैक्ट्री। हुआ कुछ यूं था कि 11 सितंबर 2012 को रात के 8:30 बजे के करीब हल्की बारिश हो रही थी। पहली शिफ्ट खत्म होने में कुछ मिनट बाकी थे। वर्कर्स काम समेट कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। फैक्ट्री का अकाउंटेंट एक फाइल लेने के लिए गोदाम के करीब एक दफ्तर पर पहुंचता है। वहां उसे एक अजीब सी बू महसूस होती है। जैसे ही वो दफ्तर से निकलता है, उसे आग के बुलंद होते शोले नजर आते हैं। तपिश इतनी ज्यादा थी कि वहां खड़ा होना नामुमकिन था। अकाउंटेंट चीखता हुआ भागता है।
खतरा ये था कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता वो सब जानते थे। मेन स्विच की तरफ लोग दौड़ते हैं ताकि बिजली बंद कर दी जाए। अब हर तरफ घटाटोप अंधेरा था, घुटन इतनी ज्यादा कि सांस लेना नामुमकिन होने लगा। फैक्ट्री में वर्कर्स की बड़ी तादाद ऊपरी फ्लोर्स पर भी थी। ग्राउंड फ्लोर और तहखाने में भी लोग मौजूद थे। सबकी कोशिश थी कि किसी भी तरह मरकजी गेट तक पहुंच जाएं। मगर यहां आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। और ये मैं नहीं, JIT की रिपोर्ट कह रही है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक 250 से ज्यादा लोगों को 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर जिंदा जला दिया गया। MQM के हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला ने फैक्ट्री मालिकान से 20 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। मेरी बात लिख लीजिए कि एक दिन कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर या मेजर किसी टॉक शो, किसी पॉडकास्ट या किसी किताब में ये लिखेगा कि बल्दिया फैक्ट्री का केस MQM पर गलत डाला गया था क्योंकि वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक टीवी शो में MQM से जिन्नापुर के नक्शे बरामद करने के मामले पर भी ये तस्लीम किया गया कि ये MQM के खिलाफ एक साजिश थी। फैक्ट्री का एक मुलाजिम था, जुबैर उर्फ चरिया। फैक्ट्री में उसकी काफी चलती थी। वो गोदाम के दरवाजे पर मौजूद चर्च की सिगरेट बना रहा था। फिर उसने अपने साथियों को काले रंग के छोटे छोटे शॉपिंग बैग दिए। इन शॉपिंग बैग्स को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया और 5 से 10 सेकंड्स में फैक्ट्री आग का गोला बन गई। अब फैक्ट्री के अंदर वो मंजर था जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हर तरफ लोग आग से बचकर भाग रहे थे और आग तेजी से बढ़ती जा रही थी। फैक्ट्री के अंदर से लोग मदद मांगने के लिए चीख रहे थे। सामने वाली फैक्ट्री से चीखें सुनने वालों को आज सन्नाटे में भी वो चीखें सुनाई देती हैं। सबको यकीन था कि अगर मरकजी गेट पर पहुंच गए तो जान बच जाएगी। जैसे तैसे गिरते पड़ते यहां पहुंचकर पता चला कि जो गेट कभी बंद नहीं होता था आज वो बंद था। अब चारों तरफ आग है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। गुल प्लाजा में भी कुछ ऐसा ही मंजर था। लोग जिस तरफ भाग रहे थे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहे थे। बहरहाल बल्दिया फैक्ट्री का गेट क्यों बंद था ये आपको बताते हैं, लेकिन अभी ये जानिए कि सैकड़ों का हुजूम इधर से उधर जान बचाने के लिए दौड़ ही रहा था कि एक और कयामत टूट पड़ती है। फैक्ट्री की पहली मंजिल पर मौजूद मचान तपिश बर्दाश्त नहीं कर सका और गिर गया और कई लोग उसके नीचे दब गए। अब वर्कर्स घबरा कर ऊपर की मंजिलों की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं, जलते हुए वर्कर्स। लेकिन सवाल यह है कि ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजा बंद देखकर वर्कर्स आखिर ऊपर क्यों जाना चाह रहे थे। बताते हैं। वर्कर्स का ख्याल था कि अगर किसी न किसी तरह ऊपर पहुंच गए तो वहां मौजूद बड़ी बड़ी खिड़कियों से नीचे कूद जाएंगे। इस तरह शायद जान बच जाए। ये एक खतरनाक ऑप्शन था। इतनी बुलंदी से कूदने का मतलब था मौत या उम्र भर के लिए मासूरी। लेकिन ये जिंदगी बचाने के लिए महंगा सौदा नहीं था। शायद कुछ वर्कर्स ये भी सोच रहे हो ऊपर से कूदने में जान बचने के चांसेस हैं, मगर जलकर मर गए तो पहचान में भी नहीं आएंगे। ये कोशिश कुछ की कामयाब हुई। कुछ लोग ऊपरी मंजिल की खिड़कियां तोड़कर नीचे कूदने में कामयाब भी हुए, जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए और बहुत से वहीं जिंदगी की बाजी हार गए। सीढ़ी लगाकर 50 से ज्यादा लोगों को बचाया भी गया। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि बिल्डिंग का ढांचा फैक्ट्री के काम के लिए हरगिज मुनासिब नहीं था, और अगर आग बरवक्त बुझाने का इंतजाम होता तो इतनी हलाकतें भी ना होती। लेकिन फिर 2020 में रिटायर्ड फायर ऑफिसर के इंकशाफात सुनकर तो सबकी आंखें खुली रह गईं। उनके मुताबिक आम तौर पर आग नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन हैरानकुन तौर पर बेसमेंट में आग बाद में लगी। ऊपर से इमारत की छत का दरवाजा लॉक था, जिसकी वजह से लोग बाहर ना आ सके। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में ग्रिलें लगाई हुई थी कि लोग जीन्स ना चोरी कर दें। इस लेवल की फिरौनियत, इस लेवल की जल्लाद मेंटालिटी कि मेरी जीन्स चोरी करके वर्कर ना ले जाए तो हम फायर एग्जिट्स बंद कर देंगे, ग्रिलें लगा देंगे।
اس کا بندہ کیا ہی کر سکتا ہے. یہ تو خدا کے واسطے ایمپتھی ڈیولپ کریں. آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کو اطلاع دیے جانے کے باوجود کوئی گاڑی آگ بجھانے نہیں آئی، بلکہ اکاؤنٹنٹ عبد المجید کو فائر بریگیڈ اسٹیشن بھیجا گیا تاکہ وہ فائر ٹینڈر لا سکیں. اس دوران آگ پر قابو پانے کے لیے ورکرز نے خود ہی کوشش جاری رکھی. فائر بریگیڈ آگ لگنے کے 1 گھنٹے 26 منٹ بعد جائے وقوع پر پہنچی اور پہنچتے ہی خراب ہو گئی. ادھر گل پلازا کے کیس میں بھی فائر بریگیڈ تاخیر سے ہی پہنچی تھی اور آگ بجھا ہی رہی تھی کہ پانی ختم ہو گیا. بلدیہ فیکٹری کا ریسکیو آپریشن بھی بغیر کسی سینٹرل کمان کے کیا گیا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں ایکسپرٹ کی زبانی سنایا تھا کہ کسی بھی ریسکیو عمل کے لیے ضروری ہے کہ ایک سینٹرل کمان ہو. مزید اس میں کیا بتایا گیا آپ تھنک کی اس پوڈ کاسٹ میں سن سکتے ہیں. ہم واپس بلدیہ فیکٹری کا ذکر کرتے ہیں جہاں 3 سے 4 دن تک لوگ جلتے رہے. باہر لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے، بالکل اسی طرح جیسے گل پلازا میں آج ہو رہا ہے. بلدیہ فیکٹری میں بھی لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ نہیں مل سکا اور گل پلازا میں بھی. یہاں بھی لوہے کی کھڑکیوں کی وجہ سے لوگ گرل پکڑے مدد کو پکارتے رہے اور وہیں چل گئے. بلدیہ فیکٹری میں بھی کھڑکیاں بند تھیں. یہاں بھی ریسکیو آپریشن کو کسی نے ڈائریکشن نہ دی اور بلدیہ فیکٹری میں بھی یہی کچھ تھا. بلدیہ کا ایک محلہ تو ایسا تھا جس کے ہر گھر سے ہی جنازے اٹھے. مائیں دیوانہ وار ایمبولینس کے پیچھے دوڑتی رہیں، شاید کسی ایمبولینس میں اس کے پیارے کی لاش موجود ہو. ادھر ستم ظریفی یہ بھی ہوئی کہ تہہ خانے سے 40 خواتین کی لاشیں ملی، بالکل جھلسی ہوئی. اسی دن انہیں تنخواہ ملی تھی، شناختی کارڈ بھی تھے. لیکن کیا کہیے ان لالچی اور ہوس کے پجاریوں کو کہ خواتین کے بیگ تنخواہ اور ان کے شناختی کارڈ سمیت غائب کر دیے اور لاشیں لاوارث قرار دی تھی. 4 سے 5 خواتین کے میں نے پرس کھولے، ان میں باقاعدہ سیرلی ملی بھی تھی، کمپنی کا کارڈ تھا، ان کا اپنی NIC تھا، سب کچھ اس میں موجود تھا. تو احتشام بھائی نے مجھے کہا کہ فاروق بھائی اس کو بند کر دیں اور ہر میت کے ساتھ یہ بیگ پکڑانا ہے، بلا ان کی شناخت کے لیے ایزی ہو. ان کے باہر فیملی ممبر آئے ہوئے لوگوں کے، پہلے وہ آسانی سے یہیں سے اپنی میت گھر لے جائیں. تو اس طرح ہم نے جب میتیں اوپر سے پکڑ کے باہر انہوں نے رکھنا شروع کر دی، سب صحیح تھا. میرا دل مطمئن تھا کہ ان کی شناخت آ گئی ہے، چلو باقیوں کی نہیں آئی، اوپر جو جل گئے جن کا کچھ بھی نہیں ملا تو کم سے کم ان جو 40 لوگ ہیں ان کی تو شناخت ہوگی. جب سارا گراؤنڈ ہم کلیئر کر کے تقریباً 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے بعد جب میں اوپر آیا احتشام بھائی کے ساتھ، تو باہر آتے ہی مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہاں تو کسی کی شناخت ہی نہیں ہے. اب کئی بوڑھے باپ اپنے جوان بیٹوں کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے. بے بسی، دکھ اور درد کی ایسی داستانیں رقم ہوئی جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک تلخ یادوں کے طور پر زندہ ہے. اس واقعے کے 2.5 برس بعد یعنی جون 2015 میں JIT بنی، جس کے مزید 5 سال بعد یعنی 2020 میں یہ رپورٹ منظر عام پر آئی اور یہ رپورٹ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ بلدیہ فیکٹری میں کوئی حادثہ نہیں ہوا بلکہ یہ دہشت گردی تھی. رپورٹ میں ملزم ٹھہرایا گیا MQM کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی کو کہ ان کی ایما پر MQM کے کارکنوں نے یہ سب کچھ کیا. سانحہ بلدیہ کے 8 برس بعد 22 ستمبر 2020 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بلدیہ فیکٹری میں آتش زنی کے مقدمے میں متحدہ قومی موومنٹ کے سیکٹر انچارج عبد الرحمان اور بھولا اور زبیر عرف جریا کو 264 بار سزائے موت کی سزا سنائی. 4 ملزمان کو سہولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا، جبکہ سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی سمیت 4 ملزموں کو عدم شہادت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا. مگر آج ایم اے جناح روڈ پر ملبے کا ڈھیر بنے اس گل پلازا نے اسی کھوکھلے سسٹم کو پھر یاد دلا دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگانے والوں کو تو سزا مل گئی مگر آگ بجھانے میں ناکام رہنے والا سسٹم آج بھی زندہ ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس نے شہر کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. یقین جانیے اگر یہ شہر لاوارث نہ ہوتا تو آج گل پلازا کے باہر بیٹھے یہ لوگ اپنے وارث نہ ڈھونڈ رہے ہوتے.